वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले भी मैं इस पर डिस्कशन थोड़ा कर चुका हूँ अपने नॉर्मल बैच में भी, पर रिसेंट पेपर्स में इसके बहुत क्वेश्चंस हैं। एवरी पॉसिबल लिंक जो वो बना रहा है ना विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो मैं सारी अभी बातें कवर कर रहा हूँ, गौर से सुनना। थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं पर इनडायरेक्टली आंसर्स मोस्टली सेम ही है, बस खाली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चेंज होंगे। So when we talk about standard of living, the standard of living is linked with the wealth of the individual, income of the individual, quality of life of the individual. तो ये सारी चीजें जो है ना वो लिंक्ड होती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। आपकी वेल्थ, आपकी इनकम, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरीज, आपके पास जिंदगी में कितना फारिग टाइम है जिसको लेजर टाइम भी कहते हैं, आपका एजुकेशन का एक्सेस जो आपकी लिटरेसी रेट को इम्पैक्ट करता है, आपका वाटर का एक्सेस, क्या आपके पास साफ पानी का एक्सेस है या नहीं है, आपका हेल्थ केयर का एक्सेस विच इज लिंक्ड विथ योर लॉन्गेविटी एंड योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी एक्सटर्नैलिटीज से आप एक्सपोज हो, आप जहाँ रह रहे हो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एक कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि फर्स्ट बर्थडे से पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर रहे हैं। अगर एक इकोनॉमी का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, अगर एक इकोनॉमी में बच्चे जो है वो मर रहे बिफोर इवन देयर फर्स्ट बर्थडे, दिस मींस कि उस कंट्री में न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है बच्चों को, तभी तो वो मर रहे हैं। कुछ ऐसे मसले हैं। फर्टिलिटी रेट कि ऑन एवरेज एक वुमेन कितने बच्चों को बर्थ दे रही है। अब ये चीजें लिंक्ड विद एजुकेशन, क्योंकि एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ आपको बताती है कि उस कंट्री में कितना फर्टिलिटी रेट होगा। जिन कंट्रीज में लैक ऑफ एजुकेशन है, जिस कंट्रीज में लैक ऑफ हेल्थ केयर है, जिन कंट्रीज में लैक ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, जहाँ पर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीजों की, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो फर्टिलिटी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हायर द फर्टिलिटी रेट, हायर द बर्थ रेट, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन होगी। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा उस कंट्री का स्टैंड ऑफ लिविंग कम होगा, बिकॉज द गवर्नमेंट वोंट बी एबल टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स। वो पॉपुलेशन को पालने में ही लगी हुई होगी। डिपेंडेंसी रेशियोज आपकी इकोनॉमी के बहुत मैटर करते हैं। अगर एक कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, जैसे 1:4 है, तो एक टैक्स पेयर के ऊपर 4 नॉन टैक्स पेयर्स डिपेंडेंट हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन इशू। सही है। इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी लेवल्स, एक एक लो इनकम कंट्री के प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, प्राइमरी सेक्टर पे वो डिपेंडेंट होता है। तो दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद मेनी थिंग्स। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि जब हमने नेशनल इनकम बड़ी डिटेल में पढ़ा था, हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ी थी, हमने यूजेस ऑफ नेशनल इनकम पढ़ी थी, हमने लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम पढ़ी थी, तो वो तो एक बहुत अलग चीज थी। पर अगर मैं नेशनल इनकम को लिविंग स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं नेशनल इनकम को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से फिर 100 और अलग चीजें निकलती हैं। क्योंकि एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम ज्यादा होने का मतलब है उस इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा है, उस इकोनॉमी में इनकम ज्यादा है। जीडीपी से भी एडवांस्ड वर्जन अगर आपको यूज करना है तो आप ग्रॉस नेशनल इनकम यूज कर सकते हो। ग्रॉस नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फर्क था? सिर्फ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फर्क था। जीडीपी इज बेसिकली द फाइनल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आउटपुट, व्हाइल ग्रॉस नेशनल इनकम इज जीडीपी प्लस द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर वो इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, वो थोड़ा और एडवांस्ड है। अच्छा, फिर आप जो है वो जीडीपी और जीएनआई जो है वो नॉमिनल नहीं लोगे, रियल लोगे। रियल वैल्यूज पे लोगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यूज पे लोगे। फिर एक और बात आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि पर कैपिटा या पर हेड, मतलब जाहिर सी बात है टोटल वैल्यूज लेने से बेहतर है कि आप टोटल वैल्यू को डिवाइड बाय पॉपुलेशन करो, ताकि आपको पर हेड या पर कैपिटा डेटा पता चले। सो द बेस्ट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट नेशनल इनकम इज रियल जीएनपी पर हेड या रियल जीडीपी पर हेड, दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मेजर द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ योर इकोनॉमी। तो जनरली ये बोला जाता है कि जब एक इकोनॉमी का रियल जीडीपी पर हेड ज्यादा होगा, जब एक इकोनॉमी का जीडीपी ज्यादा होगा, जब एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम ज्यादा होगा, तो उस इकोनॉमी में लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा होगी, उस इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर ज्यादा होगा, उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज ज्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच improves द जोग्राफिकल मोबिलिटी, गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन एजुकेशन विच improves द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, द लिटरेसी रेट्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर हेल्थ केयर पे स्पेंड होता है तो लॉन्गेविटी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। गवर्नमेंट अगर यही पैसा ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में लोगों में बांटती है तो इनक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगी। सही है। मीन्स टेस्टेड बेनिफिट क्या होते थे? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स।
जो डिजर्विंग लोगों को मिलते हैं, विच कम्स विद अ कंडीशन कि भाई अनएम्प्लॉयड बंदे को ही मिल रहे हैं। फिर यूनिवर्सल बेनिफिट्स होते हैं कि यू कैन सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसका फायदा अमीर को भी हो रहा है, गरीब को भी हो रहा है। देन यू कैन टॉक अबाउट कि भाई एक इकोनॉमी में इनकम ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि उस इकोनॉमी में पीपल कैन अफोर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अलग बूस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का तो अलग एक यहाँ पर है ही पॉइंट ऑफ व्यू, पर लोग खुद भी ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक लो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है क्या? मतलब अगर एक इकोनॉमी में लो लिविंग स्टैंडर्ड है तो व्हाट इज लो लिविंग स्टैंडर्ड? लो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिपेंडेंसी रेशियोज, पुअर हाउसिंग, पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। ठीक है। तो एक इकोनॉमी में लो लिविंग स्टैंडर्ड खत्म हो सकता है ड्यू टू हायर जीडीपी। सो इट इज अ गुड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप जीडीपी को देखो तो। पर वही बात है, नुकसान हर चीज में। मतलब क्या ये पत्थर की लकीर है कि जीडीपी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी? इट इज नॉट नेसेसरी। एक इकोनॉमी में सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, सो यू शुड गो फॉर जीडीपी पर हेड इंस्टेड, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दैट इज इनकम पर हेड या जीडीपी पर हेड। ग्रॉस नेशनल इनकम पे भी जा सकते हो। अच्छा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है तो फिर रियल जीडीपी पर हेड हो जाएगा। अब आपने पॉपुलेशन भी एडजस्ट कर ली, आपने इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर ली, जीडीपी की जगह पे अगर जीएनपी लोगे तो ये और एडवांस हो जाएगा। सो हायर द रियल जीडीपी पर हेड, हायर द स्टैंड ऑफ लिविंग नॉर्मली, बट इट इज समटाइम्स नॉट द केस। पहली चीज, अगर इकोनॉमी में रियल जीडीपी पर हेड बढ़ भी रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सबको इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। देयर माइट बी अ सिनेरियो वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइवन, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सिनेरियोज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता। अगर आप जो है वो अपने घर पे एक पिज्जा मंगवाते हो लार्ज, और 8 स्लाइस में से 6 स्लाइस आप खा लेते हो और 2 स्लाइस घर वालों को देते हो, तो जाहिर सी बात है घर वाले तो यही बोलेंगे ना, हमें क्या मिला। तो इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। जब एक इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है और अगर अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब अपनी जगह पे बैठा हुआ है, तो फिर ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लोगों का नहीं बढ़ रहा। तो जीडीपी सिर्फ मटेरियल चेंजेस आपको दिखा रहा है और आपको ये थोड़ी दिखा रहा है कि सबको इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर एक इकोनॉमी का जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उस इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वेपन्स पे हो रहा है, एक इकोनॉमी में वॉर होने वाली है और वो बहुत ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग कर रहे हैं ऑन द जीडीपी, जैसे नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ही ले लो। उनका बजट बहुत बड़ा है पर उनका 60% बजट गोज टू द आर्मी, गोज टू द एम्यूनिशन ऑफ द इकोनॉमी, न्यूक्लियर हेड्स पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो भाई आवाम को क्या फायदा हो रहा है? तो जीडीपी तो बहुत बढ़ रहा है पर क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। अगर आपकी इकोनॉमी में जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है ताकि आप पुलिस रिक्रूटमेंट कर रहे हो टू टैकल क्राइम्स, अगेन दिस वोंट इंप्रूव द स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो देखो क्राइम्स जो है वो आपके स्टैंड ऑफ लिविंग को कम करते हैं। अगर आप क्राइम्स को टैकल करते हो तो स्टैंड ऑफ लिविंग वापस बढ़ जाएगा, तो ऑफसेट हो जाता है। मतलब नेट इम्पैक्ट लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। शेडो इकोनॉमीज होती हैं, अक्सर जीडीपी बहुत ज्यादा अंडरस्टेटेड होता है। नाउ द अंडरस्टेटेड जीडीपी कैन बी ड्यू टू टू रीजंस। या तो कोई इलीगल काम हो रहा है, अब जाहिर है इलीगल काम तो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होगा ना। दूसरा, कभी कभार टैक्स से बचने के लिए लोग अपना आउटपुट छुपाते हैं, तो वो भी जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। नॉन मार्केटेड आइटम्स होते हैं, नॉन मार्केटेड आइटम्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी अम्मियां जो घर पे पूरा दिन काम करती हैं, हाउस वाइफ्स, दिस इज अ नॉन मार्केटेड आइटम। आउटपुट तो क्रिएट हो रहा है पर क्या जीडीपी में रिकॉर्ड हो रहा है? इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि क्या बोल रहा था, हाँ, सस्टेनेबल फार्मिंग, सॉरी सस्टेनेबल नहीं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का आपने वर्ड सुना हुआ है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब आप अपने घर पे सब्जियां उगा के खुद खा लेते हो। अब जाहिर है आउटपुट तो क्रिएट हो रहा है, पर क्योंकि ये आउटपुट मार्केट में नहीं आ रहा तो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ बहुत ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती, बहुत ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो जीडीपी कैन बी अ मिसलीडिंग फिगर। प्लम्बर की मिसाल है बिल्कुल। आप अपने घर पे प्लम्बर को बुला रहे हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, या इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो, जाहिर है उसका आउटपुट थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा है जीडीपी में। सही है। इसी तरीके से एक इकोनॉमी में अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है पर इकोनॉमी में लोगों की वर्किंग कंडीशंस खराब हो रही हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उनका लेजर टाइम कम हो रहा है, तो ऐसे भी स्टैंड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा। मतलब आपकी इकोनॉमी का रियल जीडीपी पर रेट तो बढ़ रहा है पर क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे, वर्किंग कंडीशंस उल्टा खराब हो रही है। सही है। नहीं रिकॉर्ड होगा असन वो, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, वो कोई ऑफिशियली कोई कंपनी का हुआ तो अलग बात है। सही है।
उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि भाई क्वालिटेटिव फैक्टर्स तो जीडीपी में आ ही नहीं रहे, सिर्फ मटेरियल देख रहा है ये तो। मतलब आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है, पर आपकी इकोनॉमी में जो फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रही हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लोगों की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो क्या ये सारी चीजें जीडीपी में आ रही है? नहीं आ रही। मतलब इनकम का बढ़ना सिर्फ एक मेजर थोड़ी होता है कि आपकी इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अगर एक इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, सही है, अन्ना वो भी उसी में आता है। अगर एक इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, अब एक्सपोर्ट जब तुम्हारे बहुत ज्यादा होंगे ना, तो तुम्हारी इकोनॉमी में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा कहते हैं लोग, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होंगे। पर नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आपकी इकोनॉमी में आप एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हो, आपके मुल्क में पैसा तो बहुत आ रहा है, पर आपकी अपनी आवाम को क्या मिल रहा है? मतलब आप सारे फिनिश प्रोडक्ट्स तो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी अपनी आवाम को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है। एजुकेशन पे स्पेंड कितना हो रहा है नहीं पता, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी कितनी है हमें नहीं पता, लेजर टाइम लोगों का कितना है हमें नहीं पता। फिर कंपैरिजन में इश्यूज होते हैं भाई। मतलब कैन यू यूज दीज फिगर्स टू कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रीज? नो, क्योंकि हर कंट्री की शेडो इकोनॉमी, नॉन मार्केटेड आइटम्स अलग होते हैं, हर इकोनॉमी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स अलग होते हैं, एक्सचेंज रेट्स मैनिपुलेटेड होते हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट अ जीडीपी ऑफ अ कंट्री, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, हर इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। मतलब यू कैन नॉट कंपेयर यूएस एंड पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब $1000 जो आपको यूएस में खरीद के दे रहा है, वही $1000 आपको पाकिस्तान में और बहुत चीजें खरीद के दे देगा। The geographical changes are ignored, weather scenarios are ignored. So you cannot use national income की values to compare the living standards of country। यहाँ पर बहुत ज्यादा limitations हैं। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी एक चीज होती है जो कि हम एमसीयूज में देखेंगे, पर जनरली आंसर में लिखने के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ थिंग विच इज used to compare the living standards of a country। It is used to man एक कॉमन करेंसी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे बिग मैक थ्योरी है। बिग मैक थ्योरी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल, बिग मैक थ्योरी ये कहती है कि मिसाल के तौर पे अगर यूएसए में एक बिग मैक $2 का है और पाकिस्तान में एक बिग मैक 100 रुपए का है, तो इस हिसाब से यूएस का और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इज इक्वल टू ₹50 होना चाहिए, और इस बेसिस पे कंपैरिजन होना चाहिए इनका। पर इस बेसिस पे कंपैरिजन थोड़ी होता है। अगर रियलिटी पे हम देखें तो $1 इज इक्वल्स टू ₹272 फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, डॉलर इज अ लॉट ओवर वैल्यूड, वाइल रुपीज इज अंडर वैल्यूड। तो अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट देखो और एक्चुअल एक्सचेंज रेट को देखो, बहुत डिफरेंस है। तो यू नीड टू एडजस्ट द करेंसीज टू परचेजिंग अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटीज, ताकि आप दो कंट्री के कॉस्ट ऑफ लिविंग को तो पहले एक जगह पे लाओ, वरना डायरेक्ट वैल्यूज कंपेयर करना तो बेवकूफी है। सही है। बिग मैक थ्योरी इज द ऑफिशियल थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यू कैन राइट दिस। पर मैं नहीं लिखवा था, मेरे जो आप देखोगे ना, जो मैं आंसर्स आपको दिखाऊंगा स्टैंड ऑफ लिविंग, तो उसमें मैंने लिखता ही। सही है। अब फिर ये बोला जाता है कि यार जीडीपी से बेहतर जो होता है ना, वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जीडीपी से बेहतर आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज एचडीआई। अब एचडीआई का क्या सीन है? एचडीआई जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें वो ये कहते हैं कि भाई पहली चीज तो रियल जीडीपी पर हेड को तो आप देखो ही नहीं। सबसे पहले आप देखो रियल जीएनपी पर हेड को, पहली बात तो एक एडवांस चीज इसमें आ गई, रियल जीएनपी पर हेड। आपने इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लिया, आपने पॉपुलेशन को भी एडजस्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली जीडीपी भी एडजस्ट हो गया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी एडजस्ट हो गई, सब आ गया। फिर ये कहता है एजुकेशन को देखो। अब जाहिर है जीडीपी तो एजुकेशन को नहीं देखता, तो ये और एडवांस्ड है। एजुकेशन को देखो, एजुकेशन में स्कूलिंग ईयर्स को देखो, हेल्थ केयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखो। फिर इन तीनों की एक एवरेज वैल्यू निकलती है 0 से 1 के बीच में। द मोर यू आर क्लोजर टू 1, द हायर द लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का 0.7 एच डी आई अगर, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। पर अगर पाकिस्तान का एच डी आई फॉर एग्जाम्पल 0.2 है, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। तो हायर द एच डी आई, हायर द लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये और अच्छा चीज है जिसमें आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। अच्छा, एचडीआई से फिर और एडवांस्ड एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको एमईडब्ल्यू कहते हैं। ये कहता है कि जीडीपी भी ठीक है, एचडीआई भी ठीक है, पर आप ऐड करो एनीथिंग विच इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
और माइनस करो एनीथिंग विच वर्सन्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपकी इकोनॉमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वर्सन करते हैं। तो वो सारी चीजें आप इसमें ऐड करो तो आपका एक और एडवांस्ड मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आ जाएगा। आज इन काफी टाइम से लोगों ने निकाला नहीं है, जो आखिरी था वो 0.45 था, ऐसा कुछ था। सही है। तो एमईडब्ल्यू इज मोर एडवांस्ड। ठीक है। फिर आपका अनपेड जॉब्स का मतलब है जो इंटर्नशिप्स होती है ना। अब इंटर्नशिप्स में लोगों को पैसे तो नहीं मिलते, पर उसका जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है वो आप डालो ना स्टैंड ऑफ लिविंग में, क्योंकि बंदा काम तो सीख रहा है ना, फ्यूचर में उसका अर्निंग पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। सही है। इलीगल गुड्स में भी आउटपुट तो क्रिएट हो रहा है ना इकोनॉमी में, इनकम तो जनरेट हो रही है। ठीक है। फिर आपका आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, ये सबसे एडवांस्ड है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। दैट इज 33.3, 33.3 या 33.3। नहीं बेटे, स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाएंगे इन दी एंड, वही बात है, प्रोडक्ट तो है ना, आउटपुट तो क्रिएट हो रहा है ना। नहीं इस तरह नहीं देखते इसको, इनकम इनकम से देख रहे हैं। पैसा तो जनरेट हो रहा है ना, ये ड्रग डीलर्स हैं, ये पैसे तो कमा रहे हैं ना। सही है। तो ये इसको तीन हिस्सों में देखता है। ये देखता है कि भाई हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखो, एजुकेशन में इयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को देखो, और लिविंग स्टैंडर्ड में खाने का तेल विच इज द फ्यूल फॉर कुकिंग, सैनिटेशन, वॉशरूम्स वगैरह, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड द एसेट्स। 10 इंडिकेटर्स हैं, दो हेल्थ में आते हैं, दो एजुकेशन में आते हैं, और 6 आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं। सबको इक्वल वो दिया है वेटेज, 1:3, 1:3, 1:3। और इस बेसिस पे जो है वो आप एक इकोनॉमी के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करते हो। अब ये सारी चीजें रट्टे वाली हैं, और आपको पता होनी चाहिए देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन मेजर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। रियल नेशनल रियल नेट नेशनल प्रोडक्ट भी यूज होता है, बिल्कुल। बहुत चीजें आ सकती हैं, प्योर थ्योरेटिकल आंसर होता है। अभी अभी जो हम पेपर करेंगे ना June 24 का सेक्शन सी, उसमें ये मिलेगा आपको। ठीक है। आज आ चुका है ये। अब एक इकोनॉमी कौन सा मेथड यूज करेगी कौन सा नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स। सबसे पहली बात तो देखो, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए हर तरह का लिविंग स्टैंडर्ड का मेथड यूज करने का पॉसिबल है। जैसे दे कैन कैलकुलेट द जीडीपी, दे कैन कैलकुलेट द जीएनपी, दे कैन कैलकुलेट द एनएनपी, दे कैन कैलकुलेट द एमईडब्ल्यू, दे कैन कैलकुलेट द एचडीआई, दे कैन कैलकुलेट द एमपीआई, दे कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। ये लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी निकाल सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ये लोग जो है वो जीएनपी भी निकाल सकते हैं, ये हर सारी चीजें निकाल सकते हैं। पर डेवलपिंग इकोनॉमी में ना फंड्स का बहुत इशू है, डेटा की रिलायबिलिटी का बहुत इशू है। मतलब यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि जब आप एक कंट्री का पॉपुलेशन सेंसस करते हो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भाई लोगों के घर पे जाते ही नहीं है, ऐसे रैंडम फॉर्म भर देते हैं। इतने यहाँ पर सुस्त लोग हैं। तो आप मुश्किल से मुश्किल एचडीआई निकाल सकते हो, एमईडब्ल्यू भी आपकी पहुंच से बहुत दूर है, आपके पास डेटा ही नहीं है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एस्टिमेशन ज्यादा होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज कम होती हैं, सैंपल साइजेस छोटे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने इजीली डेटा गैदर नहीं कर सकते। तो भाई आपको सबसे पहले ये देखना है कि डेटा रिलायबल है या नहीं है, एक्सपेंसिव कितना पड़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या ये कंपैरिजन के लिए यूज करना है, तो उसमें और सी बहुत चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्ट करना पड़ेगा, and what aspect of standard of living you are looking for. If you only want to go for material aspects तो फिर तो जीडीपी तक रहो, बेहतर है। सही है। पर अगर आपको एक इकोनॉमी में क्वालिटेटिव फैक्टर्स की तरफ आना है तो आप एचडीआई की तरफ आओ। अगर आपको और एडवांस जाना है तो फिर एमईडब्ल्यू, और एडवांस जाना है तो एमपीआई। अब ये डिपेंड करता है आपको किस एंगल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है अपनी इकोनॉमी का, तो आप जो है वो ये चीजें देखोगे कि क्या करना है। तो ये सारा मैंने आपके लिए कंपाइल किया हुआ है, तो ये सारा डेटा आप बिल्कुल रीड कर लेना। प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरिजन भी अपन ने लिखे हुए हैं,
मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पूरा लिखा हुआ है, HDI लिखा हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ एसओएल लिखे हुए हैं, जो नुकसान होते हैं। ये सारी डेटा आपको दिया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर कनेक्शंस क्रिएट करने के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कनेक्ट होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स और द परचेज ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट्स इन अदर कंट्रीज, बेसिकली फैक्ट्रीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में मल्टीनेशनल्स करती हैं, जिनका हेडक्वार्टर उनकी होम कंट्री में होता है और उनके प्रोडक्शन यूनिट्स जो फैक्ट्रीज होती हैं वो होस्ट कंट्री में होती हैं। जैसे एप्पल इज अ मल्टीनेशनल, उसका हेडक्वार्टर यूएस में पर उसकी फैक्ट्री इंडिया और चाइना में। तो इंडिया और चाइना आर दी होस्ट फॉर एप्पल्स। ये एफडीआईज जो हैं वो हमेशा, ये मल्टीनेशनल जो है वो हमेशा लो इनकम कंट्रीज में जाती है ना। व्हाट आर लो इनकम कंट्रीज? लो इनकम कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जहाँ पर लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी होते हैं, हाई डिपेंडेंसी रेशियोज होते हैं, लो जीडीपी पर कैपिटा होता है, एंड देयर डिपेंडेंस इज ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स। उन मुल्कों में नॉर्मली लो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, विच इज हाई पॉवर्टी लेवल्स, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, पुअर हाउसिंग, पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारे मसले लो लिविंग स्टैंडर्ड के होते हैं। तो लो लिविंग स्टैंडर्ड का जो ऑपोजिट होता है वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हाई इनकम कंट्रीज के फीचर्स आप इनको उल्टा कर दो, हाई इनकम कंट्री के फीचर्स बन जाएंगे। इसको उल्टा कर दो, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। सही है। सो व्हाट आर द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज? के मल्टीनेशनल कंपनीज का काम क्या होता है? देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो लो वेज इकोनॉमीज में जाके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती है, उन मुल्कों में जाके काम करती है। अब होस्ट कंट्री के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो होस्ट कंट्री के बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहली चीज, अगर एप्पल कल को पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करेगा, पाकिस्तान में जो है वो इनकम जनरेट होंगी, पाकिस्तान में जो है वो फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक जो फर्म्स उनको नए नए आइडियाज मिलेंगे। सही है। कंपटीशन बढ़ेगा, फिर वो हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट करेंगे तो इनफ्लोज ऑफ मनी बढ़ेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। नुकसान क्या है? कल को हमारे मुल्क से वो बाहर चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, डिपेंडेंसी हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मल्टीनेशनल्स आपकी कंट्री में सिर्फ आपके वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने आती है, आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने आती है। तो वो आपकी इकोनॉमी में सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करेगी और उनको ट्रेन भी नहीं करेगी, और जो टॉप मैनेजमेंट का स्टाफ होगा वो अपने मुल्क से लेके आएगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि अक्सर मल्टीनेशनल जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को एक्सप्लॉइट भी करती हैं, उनसे टैक्स इंसेंटिव्स लेती हैं, उनसे सब्सिडाइज रेट्स में जगह लेती हैं। इन दी एंड बात वही है कि वो अपना प्रॉफिट्स तो अपनी होम कंट्री में भिजवाएंगे ना वापस, तो इससे आपकी इकोनॉमी के आउटफ्लोज बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मल्टीनेशनल आपके कंट्री में पोल्यूशन क्रिएट करेगा, फैक्ट्री, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है, वो आपके मुल्क में आए ही कमाने के लिए, तो आपकी बैंड बजाएगा, वो आपकी बैंड बजाएगा। तो इन दी एंड, क्या एक मल्टीनेशनल आपके मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी? तो बिल्कुल बढ़ाएगी। क्या एफडीआई आपके मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। ये क्यों बढ़ाएगी? तो जाहिर सी बात है, दे विल इंप्रूव योर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एफडीआई जब तुम्हारे मुल्क में आएगी, मल्टीनेशनल जब तुम्हारे मुल्क में आएगी, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में पैसा लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाएगी, आपकी इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तो आपकी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा। आपके मुल्क में न्यू फैक्ट्रीज बिल्ड करेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आपकी वर्कफोर्स को ट्रेन करेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनकम्स बढ़ेंगी, विच इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ रही हैं, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, क्वालिटी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके मुल्क में वेल्थ जनरेट हो रही है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर टैक्स रेवेन्यू से 100 चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर गुड्स, विच कैन इंप्रूव द लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, लिटरेसी रेट्स, मीन्स टेस्टेड बेनिफिट, यूनिवर्सल बेनिफिट्स। आपकी कंट्री का एचडीआई बढ़ जाएगा क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंड हो रहा है। बहुत कनेक्शंस बन सकते हैं। फिर आप ऑन द अदर एंड बोलोगे नहीं यार, ये लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता, क्योंकि मल्टीनेशनल प्रॉफिट तो अपने घर पे वापस भेजेगी, टॉप मैनेजमेंट अपने मुल्क से ला रही है, आपकी इकोनॉमी के लेबर को एक्सप्लॉइट कर रही है, आपके रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही है। डोमेस्टिक फर्म्स तो आपकी मार्केट से बाहर ही हो जाएंगी, क्योंकि वो आप मल्टीनेशनल से कम्पीट थोड़ी कर पाएंगी। फिर आप जनरली भी बोलो कि इन दी एंड, अगर एफडीआई या मल्टीनेशनल की वजह से आपके मुल्क का जीडीपी बढ़ भी जाता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। क्या पता अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, क्या पता एक्सटर्नैलिटीज बढ़ जाएं, क्या पता वर्किंग कंडीशंस खराब हो जाएं। तो ओवरऑल अगर एफडीआई या मल्टीनेशनल आपके मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट की रेगुलेशंस। हाउ इज द गवर्नमेंट हैंडलिंग दिस सिचुएशन? हाउ इज द गवर्नमेंट हैंडलिंग दिस सिचुएशन, और वो कितना सह दे रही है मल्टीनेशनल्स को आपके मुल्क में। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लूंगी बिल्कुल, बहुत सारे इवैल्यूएटिव कमेंट्स व्हिच यू कैन राइट हियर। दे रही बात।
फिर एक और टॉपिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्लियर होता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मींस फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन मींस ट्रेड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म टूल्स, ग्लोबलाइजेशन मींस व्हेन यू गो फॉर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. सही है. कंट्रीज एक बॉर्डर से रिमूव हो गए हैं, कंट्रीज के एक तरह से, दे कैन इजीली ट्रेड विद ईच अदर, कंट्रीज की एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगी, पॉवर्टी लेवल्स कम होंगे, फ्री मार्केट्स होंगी, सारे पीपल कैन इजीली इंपोर्ट एंड improve their living standards, you can easily export and improve your export industry. So the promotion of free trade, the free movement of capital and labor and technology, culture and political ties, ये सारे आपके ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं, जिसकी फाइल में ऑलरेडी ग्रुप आपको भेज भी चुका हूँ और पोर्टल पे भी है. ठीक है. तो इन दी एंड आप उसको ये बोलो कि क्या ग्लोबलाइजेशन आपकी इकोनॉमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपके मुल्क में एफडीआई आ रही है. एफडीआई से कनेक्ट कर दो पूरे आंसर को. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इट इज वेरी इजी फॉर मल्टीनेशनल्स टू ऑपरेट इन अदर कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपकी इकोनॉमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में लोग इंपोर्ट्स कर पा रहे हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आपके मुल्क से चीजें बाहर जा रही हैं. सही है. पॉलिटिकल टाइज तो इस सेंस में ना कि आपने प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स हटा दिए तो आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं विद कंट्रीज. कल्चरल टाइज का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क में बाहर के लोग आएंगे काम करने, आपके मुल्क के लोग बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, आपकी कंट्री में मल्टीनेशनल आ रही हैं, तो आपके टाइज इंप्रूव हो रहे हैं ओवरऑल. ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन का आंसर भी आप पूरा एफडीआई से लिंक कर सकते हो, मल्टीनेशनल से लिंक कर सकते हो. एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 20 मार्केट्स की अलग से क्लास लूंगा मैं, जिसमें मैं सारे सवाल दिखाऊंगा जो अब तक आए 23-24 के. फिर उसके अलावा इंटरनेशनल एड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी लिविंग स्टैंडर्ड्स पे इम्पैक्ट आता है. सही है. पहली बात यहाँ पर अगर आप देखो तो इंटरनेशनल एड होती क्या है? Low income and middle income countries that need to borrow often find it relatively expensive to do so. A number of countries have requested aid from other countries, often called foreign aid. Pakistan. Aid can take a number of forms. It may be as a grant, a loan at reduced interest rate, technical assistance, or a direct provision of goods and services. अब जरा गौर से देखना. Aid can be tied or untied, bilateral or multilateral. Tied aid is aid that comes with conditions. For example, a grant may be given provided that it is spent on buying products from the donor country. मतलब मैं आपको पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मुझसे चीजें खरीदो. अनटाइड एड इज गिवन विदाउट कंडीशंस. कोई कंडीशन नहीं है, पैसे आपको दे दिए, जैसे खर्च करने करो. बायलेटरल एड इज गिवन बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री. सिर्फ दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. While multilateral trade aid is aid given by countries to international organizations such as World Bank or United Nations Agency, which then distributes it to other countries. तो ये basic definitions आपको याद होनी चाहिए. अच्छा, फिर आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी होती है, डेवलपमेंट एड भी होती है, अगर आपको याद पता हो. ह्यूमैनिटेरियन एड, डेवलपमेंट एड, मिलिट्री एड, बिल्कुल जैसे यूक्रेन और यूएस के बीच में जो हो रहा है. ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब है कि आपको एक कंट्री पैसे दे रही है और कह रही है कि सिर्फ अपनी आवाम को खाना खिला, राशन दे, बस. डेवलपमेंट एड का मतलब है अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर. मिलिट्री एड का मतलब है तेरी वॉर चल रही है तभी तेरे को पैसे दे रहा हूँ. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं ये. व्हाट आर द रीजंस फॉर गिविंग एड? सिंपल सी बात है, आप अपने टाइज इंप्रूव कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे. सही है. तो क्या लिखा हुआ है? टाइड बायलिटरल एड given may be given to promote the industries of the donor country. A government may seek to increase the growth of an infant industry by requiring the recipient country to receive aid to spend on products from its country. वही बात है, आप उसकी मदद कर रहे हो. टाइड एड जो है वो आपकी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकता है, आपकी इकोनॉमी में इनकम जनरेट कर सकता है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पूरा लिंक हो सकता है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए होता है ये. ठीक है. तो बेसिक सारी बातें. ये देखो क्या लिखा हुआ है. बोथ बायलेटरल एंड मल्टीलैटरल एड can be given for humanitarian motives, that is out of a desire to do good. This may be the case with crisis aid, that is aid given to save lives during natural disasters or famines. जैसे मिसाल के तौर पे पैलेस्टाइन को जो अभी एड मिली है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ताकि अपनी आवाम को खाना खिलाते हैं. ठीक है. दायरे डेवलपमेंट एड का भी वो क्या करेगी. तो द इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एड, ये सारी चीजें वो हैं जो आपको रीड करनी चाहिए. ठीक है. ये मैंने क्यों अभी कराया है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इसके आपको 20 मार्कर सारे कराऊंगा, और अभी जो हम पेपर भी करेंगे ना आज, उसमें भी इसका सवाल होगा. ठीक है.
तो ये काफी आसान सवाल हैं जो कि नॉर्मली पेपर में इग्नोर हो जाते हैं। ये रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस हैं। और रट्टे भी नहीं, इसमें आप बहुत जनरल वर्डिंग में भी अपनी चीजें लिख दोगे ना, वो आपको मार्क्स दे देगा। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं होती इन आंसर्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो जरूर ये टॉपिक पक्का करना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, कोई सवाल?